नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। कहे अनकहे किस्से में आप सुन रहे हैं कहानी हिजड़ा का तीसरा और अंतिम भाग। इस भाग को लिखा है मेरे सह लेखक नितिन श्रीवास्तव जी ने और कुछ हिस्सा है मेरा लिखा हुआ। पिछले भागों में आपने सुना कि कैसे ट्रैफिक सिग्नल पे मिलने वाला हिजड़ा जगमग कुछ दिन गायब हो जाता है। उसके नजर न आने पर समीर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसी की बताई बस्ती में ढूंढने पहुंच जाता है। वहां उसे एक पुरानी और बाहर से जर्जर दिखने वाली इमारत जो कि अंदर से पूरी तरह से नायाब दिखती है, उसमें वो बूढ़ा हिजड़ा भी मिल जाता है। वहां उसे मोहित मिलता है जो कि खुद जगमग भी है और वो गरीब भिखारी भी, जिसे समीर खाना दिया करता था ऑफिस के बाहर। मोहित की असलियत पता चलते ही समीर गुस्से से लाल हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी मोहित उसे रोकने की कोशिश करता है और समीर को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है कि कैसे वो फैजाबाद में अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है और कॉलेज में आने पर उसकी दुश्मनी उसी के कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष परम भैया से हो जाती है, जो कि एक कैबिनेट मंत्री का बेटा भी होता है। परम के समझाने के बाद भी मोहित अपनी क्लास में पढ़ रही उसकी पड़ोसी नम्रता से बात करना नहीं छोड़ता, जिसके चलते उसकी दुश्मनी परम से और गहरा जाती है और परम उसके घर के बाहर उसे मारने के लिए पहरा देने लगता है। इधर मोहित के घर वाले उसे घर आने से मना करते हैं और बाहर ही बाहर 1-2 दिन के लिए उसको उसकी भाभी के मायके भेज देते हैं। यहाँ मोहित के नाम मिलने पर परम मोहित का घर तोड़ फोड़ देता है और घर वालों के साथ बदतमीजी भी करता है और उसके भैया और उसके पिताजी की पिटाई भी करवाता है। जैसे ही मोहित को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो सीधे परम से मिलने पहुंचता है और उसको तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और कुछ दिन में परम हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। यहाँ परम की खबर मिलते ही मोहित के पिता उसे उसकी मां को लेके मौसी के यहां जाने को कहते हैं। परम के पिता छेदी सिंह जब मोहित कहीं नजर नहीं आता तो न्यूज में खबर डलवा देते हैं कि मोहित नाम का एक लड़का जो कि एक आतंकवादी है, उनके बेटे की हत्या करके भागा है। वो जहां भी हो उसकी जानकारी देने वाले को इनाम मिलने का ऐलान भी कर देते हैं और उसकी फोटो हर न्यूज चैनल पे चलवा देते हैं। धीरे धीरे पूरे फैजाबाद में उसके पोस्टर्स लग जाते हैं। उसके मौसी के घर के आसपास के लोग उसे जानते होते हैं, तो उनमें से ही कोई एक पुलिस को फोन करके उसका पता बता देता है। पुलिस मोहित को पकड़ के ले जाती है और छेदी सिंह और उसके गुंडों के पास छोड़ देती है, जहां वो उसे तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर उसके बेहोश होने पर उसे मरा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो इन हिजड़ों की टोली में खुद को पाता है। वो लोग इसे रास्ते पे पड़ा देख और इसकी सांसें चलती देख इसे अपने साथ ले आते हैं, जिससे उसका इलाज करा सकें। होश आने पर जब सारी बातें साझा होती हैं तब वो लोग उसे उसकी सहमति से जगमग बना देते हैं, जिससे कोई उसे पहचान न पाए। फिर धीरे से वो अपनी मां को उन लोगों की मदद से वापस अपने घर पहुंचा देता है। ये जानकर कि जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए, समीर हताश हो जाता है। अब आगे। अब फैजाबाद और दर्शन नगर के लिए मोहित मर चुका था। केवल उसके परिवार को पता था कि मोहित कहाँ था। हफ्ते में एक बार मोहित घर पे फोन करके सबसे बात कर लेता था। भले एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, मगर यह सुकून था कि सब सही सलामत थे। सब सुनने के बाद मुझे भी मोहित से सहानुभूति हो गई थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि ये हिजड़ा और भिखारी के रूप में अपने टैलेंट को क्यों बर्बाद कर रहा है, बल्कि अपनी पहचान बदलकर कुछ और काम भी तो कर सकता है। साथ ही उसको ये समझा भी दिया
कि अगर उसे लगे कि मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ तो बेहिचक मुझे बताए और मैं उसका पूरा साथ दूंगा। मोहित ने वादा किया कि वो कुछ दिन में सोचकर बताएगा। मैं उसे अपना मोबाइल नंबर देकर वापस आ गया। अगले कुछ दिन तक ये सारी बातें दिमाग में घूमती रहीं। लगभग एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन सुबह सुबह मोहित का फोन आया। सर, अगर आप आ सकें तो क्या आप शाम 6 बजे बादली मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं? आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मैंने थोड़ा रुककर पूछा, क्या मदद चाहिए बताओ? पैसे की जरूरत है तो मैं लेता आऊंगा। वो जोर देकर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आ जाइएगा प्लीज। खैर, मैं शाम को ऑफिस से निकलकर सीधा बताई हुई जगह पर पहुंच गया। इधर उधर निगाह घुमाई तो कहीं भी मोहित दिखाई नहीं दिया। तभी कुछ दूर पर मुझे वो बुजुर्ग हिजड़ा दिखा। उसने झुककर मुझे नमस्ते किया तो मैं उसकी ओर बढ़ गया। पास पहुंचकर मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दिया। आइए साहब, मोहित को आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी, वो बोला। मैंने इधर उधर देखकर बोला, मगर है कहाँ मोहित? तभी एक सरदार बगल के ठेले के पीछे से निकलकर आया और मेरे पैर छू लिए और मुस्कुराकर बोला, जी आपका मोहित उर्फ जगमग अब जगमग सिंह हो गया है। मैंने छोले भटूरे का ठेला लगा लिया है। इसका उद्घाटन आपसे और इनसे कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब आपके आशीर्वाद और आप लोगों की सलाह का नतीजा है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं कुछ बोले बिना बस अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। वो मुझे पकड़ के ले गया और उसने हम दोनों के हाथ में कैंची थमा दी। हम लोगों ने रिबन काटते हुए ठेले का मुआयना किया और जैसे कि उम्मीद थी, मोहित ने ठेले को बहुत व्यवस्थित तरीके से लगाया था। उसने पहली प्लेट मुझे दी और दूसरी बुजुर्ग हिजड़े को दी। हमने खाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। मैंने उसे शुभकामनाएं दी और वहां से घर आ गया। धीरे से मोहित ने अपना काम जमा लिया और अब वो अपनी कमाई के कुछ रुपए घर भेजता है और कुछ रुपए से यहाँ अपने दूसरे परिवार बन चुके उन हिजड़ों का ध्यान रखता है। उन लोगों ने मोहित का साथ तब दिया जब हर कोई उसके खिलाफ खड़ा था। कहते हैं ना, उनकी दुआ अगर लग जाए तो फिर मानो स्वयं ईश्वर आपके साथ हैं। तब भी हमारे समाज में हर किसी को एक ही डंडे से हाँकने का रिवाज है। हम कभी इनको नीचा दिखाते हैं तो कभी इनके साथ बदसलूकी करते हैं, पर ये हम सबकी तरह एक आम इंसान है और शायद हम सब में खास। तभी शायद भगवान ने इन्हें दर्जा भी अलग दिया है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अब अक्सर मैं वहां से छोले भटूरे घर के लिए भी लाता हूं। कितनी भी भीड़ हो, जगमग सबसे पहले मेरा ही ऑर्डर लेता है। इस घटना ने मेरा जीवन और लोगों के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया। साथ ही यह एहसास भी करा दिया कि आज को पूरी तरह से जी लेने में ही समझदारी है। हिजड़ा, किन्नर, तीसरा, वो और ना जाने कौन कौन से नामों से हम उन्हें बुलाते आए हैं। शायद आपने गौर किया हो कभी कि ट्रांसजेंडर्स को तीसरा जेंडर बस कुछ सालों पहले ही माना गया है, सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद। पर तब भी इनके साथ हुए खराब बर्ताव में कोई कमी नहीं आई है अभी तक। जैसे हर कहानी के कई पहलू हो सकते हैं, उसी तरह हर इंसान को समझने का नजरिया भी अलग अलग हो सकता है। पर अगर आपका नजरिया धर्म, जाति, जेंडर, पैसे के आधार पे सामने वाले को देखता है, तो ये मात्र एक खोखलापन दर्शाता है आपके व्यक्तित्व का। सोचिए, समझिए और गौर करिए। भेद सिर्फ सोच का है। और यही होती है ये कहानी खत्म और शुरू होता है इंतजार एक नई कहानी का, जिसे मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूं, कहे अनकहे किस्से में। उम्मीद है आपको इस कहानी का अंत भी पसंद आया होगा। अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर की अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है, चाहे फिर वो एप्पल आईट्यून्स हो, गाना हो, स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो
या और भी कई वेबसाइट्स। आप इसके लिए डिटेल्स में चेक कर सकते हैं और जल्द ही आप मुझे सुन सकेंगे सावन ऐप पे भी। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस डिटेल्स में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूँगा और आपसे फिर एक वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।